आप लोग संविधान हाथ में लेके चलते हैं, संविधान का हमेशा जिक्र करते हैं जी। और राज ठाकरे संविधान के विपरीत बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि संविधान के विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की है या जयशाह के डैडी की है? जरा हमको ये बता दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्राइम तब भी हो रहा था अगर इस आधार पे कोई राज जंगल राज है, तो क्राइम आज भी हो रहा है, तो इस आधार पे क्या इसको महाजंगल राज कहा जाए कि नहीं कहा जाए? कहा जाए मंगल राज है। किसकी जिम्मेवारी है? इस सवाल का जवाब हमसे पूछा जाना चाहिए कि फडणवीस से पूछा जाना चाहिए? नहीं, मैं आपकी अलायंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारी अलायंस सरकार में है। अगर दोनों लोगों की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की और राज ठाकरे की विचारधारा अलग है, तो फिर क्या? अगर निशांत जी सीईओ हो जाएंगे टीवी 9 के, तो यहाँ कोई पत्रकार और बैठ करके हमसे सवाल पूछेगा? आप समझ। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे उस आवाज की जो संविधान की किताब हाथ में लेकर सत्ता से सवाल पूछती है। जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता की गोद में बैठकर सच्चाई को दबाने में लगा है, तब कन्हैया कुमार जैसे नेता देश के लॉ एंड ऑर्डर पर खुलकर सवाल उठाते हैं। आइए सुनते हैं कन्हैया कुमार बनाम गोदी मीडिया की एक और बेबाक टक्कर। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चालू करो बे। तो जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो हम संवैधानिक संस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रोसेस पे सवाल उठाया जाना चाहिए। अगर हम मीडिया पर सवाल उठाते हैं, इसका मतलब वो लोकतंत्र का प्रहरी है, हम ये अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का प्रहरी है। लेकिन लोकतंत्र का प्रहरी होने का मतलब सिर्फ विपक्ष से सवाल नहीं पूछना होता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी सवाल पूछना होता है। हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं जी, तो इसका एक एंटीथीसिस हमेशा दिया जाता है जी। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर पूछिए। एंटीथीसिस ये होता है कि अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनती है तब ये सवाल नहीं उठाए जाते हैं? उठाए जाते हैं, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए और आज को इसको नोट कीजिएगा। इस देश में ईवीएम पे सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया, आडवाणी जी ने उठाया और भाजपा के नेता ने किताब लिखा है। मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं ठीक बोल रहा हूँ? सही पकड़े हैं। तो जब वो विपक्ष में थे, जब हार गए, फील गुड इंडिया नहीं हो पाया, अटल जी की सरकार चली गई, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने, तो ईवीएम पे सबसे पहला सवाल विपक्ष के नाते भाजपा ने उठाया। इसी बिहार की बात मैं आपको बता देता हूं। लालू जी जब जीत जाते थे ना, तो कहा जाता था अरे इतना लोग गुस्सा में है, चुनाव कैसे जीत गया? तो लालू जी हंस करके मीडिया में कहते थे कि लालू का जिन निकला था। याद है आपको? कहते थे कि मत पेटी चोरी हो गया, उसमें स्याही डाल लिया, बूथ कैप्चर कर लिया। सवाल उठाया जाता है लेकिन वो जो सवाल होते हैं, उस सवाल के जवाब को देने का काम जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका है। मैं कहता हूं कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से और ट्वीट करता है भाजपा का लोग। क्यों करता है भाई? जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना चुनाव आयोग पक्ष का उतना विपक्ष का। तो हम सवाल पूछें चुनाव आयोग से तो मिर्ची बीजेपी वालों को क्यों लगती है? इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। और मैं कहता हूँ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली इन लोगों ने बना दी है। कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, तो बीजेपी ट्वीट करेगी ना? नहीं, रुक तेरे को बताते। बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, ये बात हम क्यों कहते हैं? क्या हम तथ्य के आधार पर नहीं कहते हैं? हम कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो चुनने की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया क्यों बदली गई? न्यायपालिका की जो भूमिका थी एक संवैधानिक संस्था के चुनाव में, उस भूमिका को क्यों समाप्त किया गया? मुझे हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब आप रात को 12 बजे वोटिंग करके, चूंकि आपके पास नंबर है, कोई ऐसा कानून पास कर दें और आप कहें कि संसद से ये कानून पास हुआ है, लेकिन अगर वो कानून देश की मूलभूत संवैधानिक ढांचा के खिलाफ होगा, तो उस कानून पर स्टे करने का आधार सुप्रीम कोर्ट को है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस पे आप हमारे स्टूडियो में भी बैलेंस समझना पड़ेगा। हमारे स्टूडियो में 1 मिनट, 4 पहिए पे ये कुर्सी है। मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है जी, इसकी फिर से हियरिंग होने वाली है, अभी आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, संतुष्ट हम हों या ना हों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देश की एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगी, उस फैसला को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बात तो सही है।
आप लोग संविधान हाथ में लेके चलते हैं, संविधान का हमेशा जिक्र करते हैं जी। और राज ठाकरे संविधान के विपरीत बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि संविधान के विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की है या जय शाह के डैडी की है? जरा हमको ये बता दीजिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, किसकी जिम्मेवारी है? इस सवाल का जवाब हमसे पूछा जाना चाहिए कि फडणवीस से पूछा जाना चाहिए? नहीं, मैं आपकी अलायंस की बात कर रहा हूं। नहीं, हमारी अलायंस सरकार में है। अगर दोनों लोगों की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की और राज ठाकरे की विचारधारा अलग है, तो फिर क्या? अगर निशांत जी सीईओ हो जाएंगे टीवी 9 के, तो यहाँ कोई पत्रकार और बैठ करके हमसे सवाल पूछेगा? आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि अगर मगर में क्यों जाना है? मैं तो स्ट्रेट बोल रहा हूँ, उनकी आप दोनों की विचारधारा अलग है। हम कह रहे हैं कि इस देश में जो अलग अलग पार्टी है उसकी तो विचारधारा अलग अलग है, और अलग अलग विचारधारा के लोग ही तो आपस में अलायंस बनाते हैं ना। तो क्या यही जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, इनके साथ बीजेपी का अलायंस नहीं रहा है? तो क्या बीजेपी के नेताओं से यह सवाल पूछा जाएगा कि अगर ये इतना खराब विचार है तो ठाकरे के साथ आपका अलायंस क्यों था? और मैं कहता हूं कि इस देश की राजनीति की परंपरा जो चली आ रही है, जो कभी विरोधी होते थे वो आज सहयोगी होते हैं, और जो कभी सहयोगी होते थे वो बाद में विरोधी हो जाते हैं। बिहार की धरती पे आप बैठे हैं, बिहार की बात करते हैं। किसी जमाने में लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी एक ही पार्टी में थे कि नहीं थे? बाद में विरोधी हुए कि नहीं हुए? That's true, yeah. और मैं कहता हूं कि तो चलिए एक पार्टी विचारधारा की बात कर लेते हैं। सीपीआई, सीपीएम तो एक ही विचारधारा की पार्टी है ना, तो दो जनरल सेक्रेटरी क्यों है? देखिए, राजनीति को ना कई बार हम लोग क्या करते हैं कि गणित समझने की गलती करते हैं और कई बार केमिस्ट्री समझने की गलती करते हैं। अगर राजनीति गणित और केमिस्ट्री होती ना तो यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता, इसको गणित और केमिस्ट्री के साथ पढ़ाया जा रहा होता। बिहार की अगर बात हो तो इंडस्ट्री हो, पलायन हो, नौकरी हो, कानून व्यवस्था हो, लोगों का ये कहना है, एक परसेप्शन ये है कि चाहे वो नीतीश जी हो या लालू जी हो जी, 90 के दशक से लेकर अभी तक बिहार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। वो नाराज जो हैं वो दोनों से नाराज हैं, लालू से भी नाराज हैं और नीतीश से भी नाराज हैं। 90 के दशक की क्या याद है? क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि 90 के दशक की बार बार याद दिलाती है, बोलती है जंगल राज लौट आएगा अगर उनको वोट दिया। वो कहती है कि अपहरण होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें अच्छा, तो मैं आज तो अच्छा एक चीज मैं याद दिला दूं। आज भाजपा का कोई भी नेता है उससे पूछिएगा कि 90 में जब सरकार गई थी कांग्रेस की, तो जो नई सरकार आई थी उस वक्त बीजेपी क्या कर रही थी? ये सवाल बस पूछिएगा। ये हुई ना बात। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा, इंटरनेट का जमाना है, कि 90 में जब सरकार बदली थी तो जरा गूगल करके देखिएगा कि बीजेपी क्या कर रही थी। बीजेपी जानते हैं क्या कर रही है बिहार में? बीजेपी कर रही है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ले से परहेज। नहीं, लेकिन देखिए आप कहिए कि बीजेपी लगातार बिहार में सरकार में भी है और जो है आरोप भी लगा रही है। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने वो जो बात कही उनका समर्थन था, लेकिन एक बात नहीं सर, समर्थन एक जगह पे है। अभी सरकार चला रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं उनके, और लगातार सरकार चला रहे हैं। मेरा कहना है कि बीजेपी जो है ना देह बचा लेती है कि बिहार में हमारा कोई रोल नहीं है, ये गलत बात है, ये बेईमानी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। मेरा ये कहना है कि आपकी यादें क्या हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि उस दौर पे कोई जंगल राज नहीं था, सब कानून व्यवस्था एकदम मजबूत थी, सब कुछ ठीक था, कोई अपहरण नहीं होते थे? मैं देखिए, अपराध होना, विकास कम होना, शिक्षा की कमी होना, ये एक बात है, लेकिन मैं इस तरह के विशेषण को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं इस तरह के विशेषण को इसलिए नहीं स्वीकार करता हूं क्योंकि तथ्यों के आधार पर अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यह तो बराबर जो है मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। अगर तब अपराध होता था उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, और अब अपराध हो रहा है उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, तब तो आपको लगेगा कि अगर तब जंगल राज था तो अब भी जंगल राज है, अब तो महाजंगल राज है। इसका मतलब देखिए, मैं आपसे आप ये मुझे बताइए कि अगर पिछले कुछ सालों में 1500 मर्डर हुआ हो, कोई ऐसा दफ्तर नहीं हो जहां घुसखोरी नहीं होता हो, ठीक है, तब आकर के जो है डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा। अरे कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा यार? सारा ऑर्गेनाइजेशन बना करके तुम लोग विधानसभा में बैठ गए हो,
सारा क्रिमिनल का काम तुम ही लोग कर रहे हो। सारा जो है कट जो है नीचे से लेकर के ऊपर पहुंच रहा है और कह रहे हो को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सारा क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड होकर के विधानसभा में बैठ गया जी, है और जो है कट पे कमीशन पे जो है पूरा सिस्टम चल रहा है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों की एक राय थी जी, अलग अलग लेवल पे लोगों की एक राय थी। उन्होंने कहा यहाँ पर लोगों ने बताया भी कि यहाँ पर आप बोरिंग रोड देख रहे हैं, एग्जीबिशन रोड देख रहे हैं। एक दौर था जब यहाँ पर शाम को 7:30 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, बच्चे बाहर नहीं आ पाते थे। क्या ये सच है? रुक तेरे को बता देती। देखिए अब ना ऐसा बात कहेगा, ये मोदी जी भी करते हैं, ठीक है ना, कि जब डिजिटल कैमरा आया नहीं था तब उनके पास कैमरा था, जब दुनिया में किसी के पास ईमेल नहीं था तो उनके पास ईमेल था, उनके पास डिग्री ऐसी है जिसका फोन ही नहीं आया था तब कंप्यूटर से छपा हुआ उनका डिग्री है, जब टाइपिंग मशीन से डिग्री छपता था। यही बीजेपी भी करती है। एक बात बताइए, जब मोबाइल आया ही नहीं था तो लोगों के पास मोबाइल कब होता? जब जो है ये डिजिटल बल्ब आया ही नहीं था तो लोगों के पास डिजिटल बल्ब कैसा होता? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार पिछड़ा राज्य है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, गरीबी है। हम आंकड़ा उठा क्या आप करके ये कह रहे हैं कि तब क्राइम आया नहीं था इसलिए क्राइम कैसे हो? नहीं, अबे साले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्राइम तब भी हो रहा था। अगर इस आधार पे कोई राज्य जंगल राज है तो क्राइम आज भी हो रहा है, तो इस आधार पे क्या इसको महाजंगल राज कहा जाए कि नहीं कहा जाए, कहा जाए मंगल राज है? देखिए गोदी मीडिया कितना काम है। मेरा ये प्रश्न है, यह जो परसेप्शन मेकिंग है, व्हाट अबाउट रीच है, मेरा सवाल यह कि इससे बिहार को मिल क्या रहा है? इससे बिहार को क्या मिल रहा है? ये तो वही बात हो गई कि आज के प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछिए, वो नेहरू जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हम पूछ रहे हैं कि आज हमको खाना क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप कहते हैं कि इतिहास में खाना नहीं मिलता था। हम कह रहे हैं कि 90 में जो हुआ सो हुआ, आप 2025 का क्यों नहीं बात करते हैं? इस देखिए, सज्जन को गोदी क्या मीडिया तकलीफ पे है देखिए। भाई? और 90 तो आज से मान लीजिए 35 साल पहले था। 20 साल से तो आप सरकार चला रहे हैं। 10 अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं ना मोदी जी, तो क्या मतलब अभी भी नेहरू जी की बात करते रहेंगे? अब मतलब जो बच्चा 90 में पैदा भी नहीं हुआ था, 2000 के बाद पैदा हुआ है, डिजिटल मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, एलईडी टीवी के साथ पैदा हुआ है, जो मेट्रो स्टेशन के साथ पैदा हुआ है, जिसमें इतनी तकनीकी बदलाव देखा है, उस बच्चे को भी जो है आप 90 गिना रहे हैं। ठीक है, किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो 90 में जो प्रॉब्लम हुआ था, इसके आधार पे आप 2005 में वोट ले लिए, 2005 में वोट लेकर के 2025 में बैठे हुए हैं, और 2025 में भी जो है आप 90 के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। मेरा दिक्कत इस बात से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिहार में दिक्कत नहीं है, बिहार में दिक्कत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दिक्कत है, सड़कें बन रही हैं, अभी और ज़्यादा सड़कें बनने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय में टाइम पे जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, सेशन टाइम पे नहीं चलता है, हर परीक्षा में धांधली होती है, भयंकर बेरोजगारी है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ रोज जो है अपराध हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की चोरी को कल की चोरी से सही कैसे साबित किया जा सकता है? ये देखिए गोदी मीडिया देख लीजिए, एक शब्द नहीं बोलेगा गोदी मीडिया। कैन डू जनरेशन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कैसे कन्हैया कुमार ने सत्ता से और उनके पालित पत्रकारों से तीखे सवाल पूछे। संविधान सिर्फ हाथ में पकड़ने के लिए नहीं होता है, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है, और जब भी कोई इसके खिलाफ खड़ा होता है तो चुप रहना भी उसके लिए गुनाह बन जाता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप सभी से बिल्कुल भी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।